नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री की ओर से मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर और तमाम सेक्टर्स में निवेश को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने और जो औद्योगिक नीतियां हैं उन्हें बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब विदेश दौरे पर हैं, जहां 13 से लेकर 19 जुलाई तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान अलग अलग देशों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की औद्योगिक तैयारियों और निवेश नीति को प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साथ प्रदेश में विदेशों से निवेश लाएंगे। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पहली तस्वीर दुबई की है, जहां की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और जहां उनका स्वागत किया गया। और दूसरे दिन की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कई जो राजनायक हैं साथ ही साथ उनके साथ ये दूसरा दिन रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां दुबई के कई सारे कॉन्सुलेट से मिले और साथ ही साथ वहां के निवेशकों के साथ ही साथ और निवेशकों से मिले। मुख्यमंत्री ने कई मुलाकात की हैं, जहां मध्य प्रदेश के कई जो अब विदेश में संगठन हैं उनकी ओर से मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय समुदाय की ओर से भी मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कलाकृतियां भेंट की गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को कई साथी भी वहां दुबई में मिले। तो मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए। और चलिए अब पहले दिन जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विदेश दौरे का रहा, उसकी कुछ सुर्खियां आपको बता देते हैं, कुछ झलकियां आपको बता देते हैं। जहां पहले दिन विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री ने वीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए हैं। ये अबू धाबी में स्थित मंदिर है, जहां मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक स्वरूप को मध्य प्रदेश के साथ ही साथ जो अब यूएई में बनकर के तैयार हुआ है उसको भी देखा। जहां दुबई में सीएम के स्वागत के साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश की शुरुआत हो गई। इंदौर प्रवासी उद्यमियों ने निवेश के कई प्रस्ताव दिए हैं और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए गए हैं, जिसमें सस्टेनेबल सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसी के साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है। आपको बता दें, आईआईबीएन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई सीईओ और उद्यमी शामिल हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा की। यह आईआईबीएन क्या है? तो ये यूएई में लाइसेंस प्राप्त एक संस्था है, जिसमें कि लगभग 750 से ज्यादा सदस्य हैं, जिसमें कई सेक्टर से लोग आते हैं। जहां अंजू भाटिया ने विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना का भी मध्य प्रदेश में प्रस्ताव रखा। यह बड़ी बात है। देखिए, निवेश तो एक जो मुख्य बिंदु है ही, साथ ही साथ शिक्षा कैसे और ज्यादा बढ़ाई जाए और विश्व स्तरीय शिक्षा मध्य प्रदेश में कैसे लाई जाए, इसे लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां मालवा क्षेत्र के पुराने साथियों से मिलकर मुख्यमंत्री कुछ भावुक भी नजर आए, जहां अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यमाही ने शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री से की, जहां मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों की जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री ने किस तरह से सिंगल विंडो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मध्य प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर भी चर्चा की। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरे के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश अब देश का सर्वाधिक प्रगतिशील प्रदेश बन गया है। निवेशकों के लिए हमारी सरकार ने सभी द्वार खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए 18 प्रकार की पारदर्शी औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं। सभी औद्योगिक नीतियां बेहद ही साफ सुथरी हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले निवेशकों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। हम पर भरोसा करें, मध्य प्रदेश में निवेश करें और हम भी आपको रिटर्न गिफ्ट देने में कोई कमी नहीं रखेंगे। निःशुल्क भोजन करा करके 28 तक का संकल्प फिर लिया है कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सारे पैसे सरकार देगी, एक संकल्प कोई कर सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, ये भारत करके दिखा। व्यापार व्यवसाय में कोई सा भी क्षेत्र आप व्यापार करने का बढ़ाओ, जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाह रहे हो, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी सारी पारदर्शिता के आधार पर इतनी साफ सुथरी नीतियां बनाई है
हर एक वो संभावना की जगह जहां लोग अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, वहां आकर हम अपनी बात रख रहे हैं। इसलिए देश के अंदर भी, क्या हमारा तमिलनाडु, क्या बेंगलोर या कोई राज्य, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, राजस्थान का जोधपुर, सभी राज्यों में भी रोड शो करते हुए हमारी सारी नीति सबके बीच ला रहे हैं। और उसका परिणाम क्या आया, हमारे अपने राज्य के अंदर भी छोटे छोटे स्थान पर, संभाग केंद्र पर, जिला केंद्र पर इन्वेस्टर समिट लगातार कर रहे हैं। और उसका परिणाम आया कि जब फरवरी में हमने अपने 1 साल का चक्र घुमाया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के आशय पत्र मोदी जी के सामने संपन्न हुए भोपाल के अंदर। ये मध्य प्रदेश पे भरोसा आया। तो मैं मान के चलता हूं आपके अपने ये रिश्ते और मजबूत करने के लिए यहाँ भी रोजगार करो, यहाँ भी काम बढ़ाओ, लेकिन मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है। ये निमंत्रण देने आपको बीच में आया हूं कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में। अगर आप टूरिज्म के सेक्टर में आना चाहते हैं तो टूरिज्म में आप 100 करोड़ की होटल खोलते हो, 100 करोड़ में 30 करोड़ पहले दिन ही फ्री। किसको कहते हैं, मामूली बात है क्या? तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से निवेशकों से संवाद किया गया। निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में किस तरह की औद्योगिक नीतियां लगाई गई हैं, साथ ही साथ किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और मध्य प्रदेश में कैसे संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं जो है निवेश के लिए, उसे लेकर भी निवेशकों से संवाद किया। और चलिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए अखिल मिश्र, जनरल सेक्रेटरी महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अखिल जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV के साथ जुड़ने के लिए। अखिल जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले भी विदेश दौरा कर चुके हैं और जिसके बाद ही एक बड़ा विश्व स्तरीय जो कार्यक्रम भोपाल में होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है और लगातार प्रस्ताव लाखों करोड़ के आते हैं। इसका हम ये आपसे जानना चाहेंगे अखिल जी कि इन्वेस्टर समिट हो रही हैं, साथ ही साथ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रही हैं, इसका जमीनी स्तर पर हमें कितना असर देखने को मिलता है? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से आज चूंकि पावन सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी अपेक्षा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपने जो प्रश्न किया है मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रयास बहुत पहले से होते चले आ रहे हैं कि इन्वेस्टर मीट हो रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री बाहर जाते हैं निवेशकों को लुभाने के लिए, मध्य प्रदेश लाने के लिए। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, लेकिन इसके परिणाम धरातल पर क्या उतर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के विकास में इनका कितना असर आ पाया और कितने ये उतर पाए हमारे धरातल पर, यह देखा जाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। मैं बहुत आशावान हूं इस मामले में और बहुत ही आशा से भर जाते हैं जब हमारे मुख्यमंत्री ऐसे किसी दौरे पर बाहर जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया हमको कि कई विषयों पर लेकर हमारे मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। और मैं जबलपुर की अगर बात करूं तो हमारे जबलपुर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर जो एक आकार ले चुका है और यहाँ पर परवान चढ़ रहा है अपने व्यापार करने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी प्रयास में हमारे जबलपुर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हमारे मुख्यमंत्री बाहर जाकर वस्त्र व्यापारियों से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो गारमेंट क्लस्टर है उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके अरमानों को पंख जरूर मिलना चाहिए। और जो भी निवेश के प्रस्ताव वहां पर बातें हो रही हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की, उसमें जबलपुर को जरूर महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा जबलपुर एक धुरी है। आप देखेंगे कि 3 नेशनल पार्क यहां से 150-170 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहां से खजुराहो हम जा सकते हैं, यहां पर भेड़ाघाट का बहुत बड़ा धुआंधार जलप्रपात है। बहुत असीम संभावनाएं हैं मेरे जबलपुर में, जहां पर हम पर्यटन को धुरी बनाकर ऐसे निवेशकों को यहां ला सकते हैं जहां से हम मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को दिशा दे सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है, हर विजिट के बाद में, हर इन्वेस्टर मीट के बाद में, एक निश्चित अंतराल के बाद में सरकार को एक श्वेत पत्र जरूर से लाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम सारे लोग इस आशा भरी दृष्टि से
देखते हैं। मैं एक बात और यहां पर कहना चाहता हूं, हमारे सारे बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री जाते हैं बाहर निवेशकों को यहां लाने के लिए। मेरी आपसे आग्रह है कि आपके माध्यम से हमारी सरकार तक ये आवाज पहुंचे जी कि जैसे हम निवेशकों को लाने के लिए यहाँ सिंगल विंडो और सारी चीजें करते हैं, वैसे ही हम अपने मध्य प्रदेश के यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्यों नहीं प्रोत्साहित कर सकते कि आप आइए और जो सुविधाएं हम बाहर के लोगों को दे रहे हैं उससे ज्यादा सुविधाएं हम आपको देंगे, तो वो शायद ज्यादा फ्रूटफुल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ का यंग एंटरप्रेन्योर यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाएगा, यहाँ पर आगे बढ़ेगा, तो वो निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के लिए होगा। मैं ये आग्रह आपके माध्यम से जरूर करना चाहता हूं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अब केंद्रीय करने की ज़रूरत है। ये आपने बड़ी बात कही है अखिल जी। चलिए, हमें इस चर्चा में प्रमोद डफरिया जी ज्वाइन कर रहे हैं, उद्योगपति हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपसे यही जान लेते हैं, देखिए प्रमोद जी, आप एक उद्योगपति हैं, आपके कई सारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। ऐसे में आपका जो सबसे जो जुड़ाव है या फिर जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सरकार के साथ, वह आपका सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी लाइसेंसिंग के लिए या किसी नए सेक्टर में कदम रखने के लिए सबसे पहले आपको जूझना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अब नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं उद्योग नीति को लेकर भी, कितना बदलाव देखने को मिलता है और अब किस तरह की नीतियां हैं और कितना सुधार होने की अब भी गुंजाइश है? प्रमोद जी। मेरा अपना मानना ये है सर जी कि अगर तो देश को और प्रदेश को इकोनॉमिकली अगर उन्नति करना है तो इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज के साथ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हैंड होल्डिंग होना जरूरी है जी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके पार्टनर बने, उसके हैंड होल्डिंग करे, तब इंडस्ट्री आगे बहुत अच्छी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ पाएगी। और जितना इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, जितना रोजगार देगी, जितना गवर्नमेंट को टैक्स देगी और जितना प्रोडक्शन हाई करेगी, उतना ही देश का, प्रदेश का GDP उसी स्तर पर आगे बढ़ेगा। जी। मेरा गवर्नमेंट है कि जो भी आने वाली इंडस्ट्रीज है प्लस जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है, उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सिंगल विंडो सिस्टम होगा तो इंडस्ट्रीज का एनर्जी, इंडस्ट्रीज का टाइम अपने प्रोडक्शन में, अपने सेल के अंदर ज्यादा जाएगा। वरना हम लोग केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के चक्कर लगा के ही थक कर बैठ जाएंगे। बड़ी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो तो अपने लेवल पे पूरा पाड़ लेती है, लेकिन जो माइक्रो है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है, मिडिल क्लास जो इंडस्ट्री है, MSME जिनको हम कहते हैं, इनके लिए सिंगल सिस्टम बहुत जरूरी है। सेकंड, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम हमारे इंडस्ट्रीज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम हमारे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जितना काम करेंगे उतना इंडस्ट्रीज को आराम पहुंचेगा, उतना इंडस्ट्रीज की एनर्जी सेव होगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा इस मामले में दुख है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज दिखाई नहीं देता है जैसा वो चाहते हैं। अभी उनका वही मानसिकता शायद काफी हद तक आगे चल रही है, और अगर हमें प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको साकार करना होगा। सिंगल विंडो सिस्टम को अडॉप्ट और एक्सेप्ट करना होगा। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट को होल्डिंग करनी होगी। नई इंडस्ट्री का उनको पूरा ज्ञान GST का नहीं होता है, इनकम का नहीं होता है, फायर सेफ्टी का नहीं होता है, पॉल्यूशन का नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नहीं होता है। तो ये जो इंडस्ट्री जिनको ज्ञान कम रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा पढ़ के निकलता है 25 साल जो इंजीनियर बन के MBA करके जो इंडस्ट्री डालता है, उनको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं रहता है, और एनर्जी के अंदर भरपूर रहती है। अगर यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, यही सिंगल विंडो सिस्टम हो जाए, तो वो अपनी टोटल एनर्जी इस प्रोडक्शन और सेल्स के अंदर वापर सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दो विशेष विषय पर आपने प्रकाश डाला है प्रमोद जी। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर, साथ ही साथ आत्मनिर्भरता को लेकर आपने अपना जो है
एक चिंता भी व्यक्त की, साथ ही साथ ये भी कहा कि आत्मनिर्भर बनने की और ज्यादा जरूरत है। मैं इस सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अखिल जी आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जो जबलपुर है, महाकौशल क्षेत्र है, यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स को लेकर अब ज्यादा उत्साहित निवेशक नजर आ रहे हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लस्टर विकसित हो रहा है। मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई है कि अगर टेक्सटाइल क्षेत्र में, चूंकि मध्य प्रदेश अच्छा खासा उत्पादक है टेक्सटाइल कॉटन का, ऐसे में अगर जो मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा की गई थी कि 5,000 रुपए सरकार महिलाओं को देगी अगर टेक्सटाइल क्षेत्र में उन्हें जॉब दी जाती है, तो ये कितना ज्यादा उत्साहित करता है निवेशकों को, उद्योगपतियों को, ताकि वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा और महिला उन्मुखी बिजनेस को स्टार्ट करें। जी नहीं, देखिए, बहुत ही एक विस्तार से चर्चा करने वाला प्रश्न है ये। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं को अगर 5,000 रुपए का उनको रोजगार मिलता है कॉटन के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, तो ये उत्साह देने वाली बात तो निश्चित रूप से है। क्योंकि देखिए, हमारी जो एक पारंपरिक व्यवस्था है उसमें हमारे जो पुरुष हैं वो तो कामों में संलग्न रहते हैं, बिल्कुल, महिलाएं भी संलग्न रहती हैं, लेकिन उन महिलाओं को जरूर से प्रोत्साहन मिलेगा जिनको एडिशनली ये कार्य करने मिलेगा और वो 5,000 रुपए से अपने जो परिवार है उसके भरण पोषण में, पालन करने में वो सहयोग दे सकेंगे अपने पुरुषों का। तो निश्चित रूप से उत्साह देने वाली बात है। मैं समझता हूं कि बहुत उस दृष्टि से देखे जाने वाली बात है ये। यहाँ पर गारमेंट क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे 600 से ज्यादा यूनिट हमारे जबलपुर में काम कर रही हैं। कुछ यूनिट्स तो केवल एक्सपोर्ट्स करने के लिए काम कर रही हैं, शानदार क्वालिटी के साथ काम कर रही हैं। और यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे जबलपुर में, इवन मध्य प्रदेश में, जो मजदूरी है, मजदूर मिलते हैं, वो एक अच्छे कामों पर रीजनेबल दाम पर मिल जाते हैं हमको। लेकिन इस सबसे बड़ी जो रोड़ा आता है हमको, वो हमारा जो सिस्टम काम करता है। हमने चैम्बर के माध्यम से सरकार को अपील भी की है कि ये जो हम अपना 100 दिन के रोजगार का जो पैसा देते हैं ग्रामीण व्यवस्था में, हम जो मनरेगा और ये सारी चीजें हम देते हैं, इसको क्यों ना हमारे इंडस्ट्री से लिंक कर दिया जाए। आप जो पैसा दे रहे हैं उसमें आधा पैसा दीजिए, आधा पैसा हम इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे, तो इसको करके ये 100 दिन का रोजगार 200 दिन का हो जाएगा आपकी व्यवस्था में। और हम अपने लोगों को आगे नहीं बनाएंगे बल्कि स्किल्ड करते हुए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो जो महिलाओं को 5,000 देने की बात आई है, उसमें भी हमारी ये व्यवस्था काम कर सकती है। मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि जो व्यवस्था आप देना चाहते हैं उसमें हमारी मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री को जोड़िए। इसमें क्षेत्र में कार्य करने वाले, जैसे डफरिया साहब बैठे हुए हैं, इनके जैसे अनेक लोगों को जोड़िए, तो ये अपने सुझाव से आपकी इन योजनाओं को प्रैक्टिकली रूप में धरातल पर उतारने में सहयोग दे सकेंगे। मैं ऐसा मानता हूं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से अखिल जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि उद्योगपतियों का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है, और कई सारी सरकार प्रयास भी कर रही है। पीपीपी मॉडल आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके। चलिए मैं आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, आपने आत्मनिर्भरता की बात कही थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब भोपाल में हुई तो उसको लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियां भी रहीं, साथ ही साथ लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। लेकिन उसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो यह कहा जा रहा था कि इसमें जमीनी स्तर पर कितने निवेश उतरेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला भी है और देखने वाला भी है। उस समय कमेटियां भी सरकार की ओर से बनाई गई थी। आखिर उन कमेटियों का प्रभाव कितना है, साथ ही साथ क्या फॉलोअप लिया जा रहा है उद्योगपतियों से? पूरा डिपेंड करता है कि आप कितना, जो आने इन्वेस्टर उसको कितना ट्रस्ट है इस स्टेट पे। आज हम अगर बुरा न माने तो गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये स्टेट ऐसे हैं जिन पे लोगों को आंख नीच के ट्रस्ट है कि यहाँ पे हमारे साथ कोऑपरेटिव सरकारी अफसरों का जो ब्यूरोक्रेट्स का है वो पूरा रहेगा। और यही ट्रस्ट हमको इंडस्ट्री चलाने वालों को चाहिए। आज आप देखिए, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए डिफेंस के 197 आइटम बैन करे, तो 197 आइटम बैन हुए तो अल्टीमेटली वो उनका हुआ क्या? वो प्रोडक्ट यहाँ पे कहीं इंडिया में बनने लग गए, और वो इंडिया में बने तो किसी न किसी स्टेट में बने जाके।
तो वो जिस स्टेट में ये सब चीजें बनी, जिस स्टेट में ये सारी चीजें डेवलप हुई, उस स्टेट को इसलिए बधाइयां देनी पड़ेगी कि वहां उन्होंने अपने विश्वास को कायम रखा आने वाले इन्वेस्टर्स। कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में, मैं पूरी तरह से नहीं बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी महसूस की गई है। मूवमेंट ऑफ फाइल इज वेरी स्लो। आज जैसे हमारे ऑनरेबल मिश्रा साहब भी बैठे हुए, ये भी मानेंगे इस बात को कि कोई शुरू से बोलो, एक बच्चा एनर्जी लेके आता है डालने के लिए, चाहे 50 करोड़ की हो, 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, हर आदमी चाहता है कि मैं ग्राउंड पे जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन लेके आऊँ। तो वो तभी पॉसिबल होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो क्लियरेंस मिलता है हमें, वो खटाखट। अब जमाना आ गया प्लग एंड प्ले का। आज आप कहीं भी विदेश में जाइए, 70% जगह ऐसी हो गई है जहाँ की सवेरे जाके आप जमीन पोजीशन में लीजिए और शाम तक सारे लाइसेंस लीजिए। हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कहने के लिए है तो सही, पर उतना सक्षम नहीं है ऑनलाइन। बिल्कुल 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 क्लियर आराम से सारी परमिशन मिल जाए। पॉल्यूशन की परमिशन है, आपका एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आपके पास पावर सैंक्शन, आपको बैंक से आपको मनी का सैंक्शन है, आपको आपके दूसरे डिपार्टमेंट का। तो ये सब चीजें ऑनलाइन कहने के लिए है तो सही, पर इतनी इफेक्टिव जमीन पे नहीं दिखती है सर। इसलिए आने वाले इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है पूरी तरह से 100% कायम नहीं हो पाता। अदरवाइज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लेवल पर इतना कुछ करा हुआ है, इतना कुछ करा हुआ है, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसे आप अगर 59 मिनट के अंदर आपका लोन सैंक्शन होगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था। दूसरा, उन्होंने सेल के लिए, अपने अच्छे मजदूरों के लिए स्किल डेवलपमेंट की हजारों करोड़ रुपए जाते हुए हैं जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो। तीसरा, उन्होंने जैन नाम का एक पोर्टल बनाया है जिससे कि आपको माल अपना बेचने की लिए जाने की जरूरत नहीं है। जैन में अपने आपको रजिस्टर कराइए। और तो उसके अंदर ये भी सुविधा दी गई है जैन के अंदर कि बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, सर्विसेज का भी हुआ है, साथ ही साथ जो ऑफिसेज हैं या सर्विसेज उद्योगपतियों को मिलने वाली हैं उनमें डिजिटलाइजेशन हुआ है, लेकिन और ज्यादा सुधार की जरूरत है। मैं अखिल जी आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि फाइनल कमेंट है, ये जानना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमें आत्मनिर्भरता की बहुत ज्यादा जो जरूरत है वह समझ में आई। डिफेंस को लेकर पहले उद्योगपति इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, उसकी कई वजहें थी, लेकिन अब जिस तरह से नए नए प्लेयर्स डिफेंस सेक्टर में निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ये जानना चाहूंगा अखिल जी आपसे भी और प्रमोद जी आपसे भी, छोटा छोटा सा कमेंट कि डिफेंस के सेक्टर में सप्लाई चेन को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। जी अखिल जी, पहले आपसे। देखिए, ये तो आपने हमारी उस दुखती नस पर हाथ रख दिया जी। है। आपको याद होगा, काफरिया जी कह रहे थे अभी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत से मेजर्स लिए हुए हैं, निश्चित रूप से लिए हुए हैं, और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार व्यक्त किया था जब इंदौर समिट में आए थे कि ग्वालियर और जबलपुर डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस क्लस्टर के लिए दो बहुत ही उपयुक्त स्थान है। आप जानते हैं हमारे जबलपुर में 5-5 डिफेंस के बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं जी। गन गैरेज फैक्ट्री है, तो खाना है, व्हीकल फैक्ट्री है, ऐसे 5 बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं हमारे यहाँ पर। तो अगर हमारे यहाँ डिफेंस क्लस्टर की बात होती है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि हमारे जबलपुर का युवा, हमारे मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स और बाहर से आने वाले निवेशक एक बहुत ही उपयुक्त स्थान पर हमारे इस डिफेंस क्लस्टर को पाएंगे, और निश्चित रूप से इस माध्यम से इसकी जरूरत बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए अखिल जी, मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए भी पूछा था क्योंकि जबलपुर ऐसा क्षेत्र है जहां से जो भारतीय सेना है उसके लिए गोला भी आता है, बारूद भी आता है, उन्हें चलाने के लिए, साथ ही साथ वहां से मशीनें भी बन के आती हैं। इसलिए बेहतर तौर पर आप इस सवाल को समझ पाए। दोनों ही आप मेहमानों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, निवेश को आकर्षित किया जा रहा है, और भी कई संभावनाएं हैं विभिन्न सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में, और इसी जो निवेश है, जो निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश का एक जो वो भी है, एक ध्येय वाक्य भी है कि अपार संभावनाएं, अपार निवेश, उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।